व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16th सेंचुरी की एक एपिक पोएम जिसका टाइटल है द फेरी क्वीन। एपिक कहते हैं एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम को जिसका हीरोइक सब्जेक्ट होता है, यानी ये एक लंबी पोएम होती है जो हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, हीरो की जर्नी और उसके एडवेंचर्स को बयान करती है। इस तरह द फेरी क्वीन भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये इंग्लिश लिटरेचर की लॉन्गेस्ट पोएम्स में से एक है। इसकी टोटल 6 बुक्स हैं, यानी 6 किताबें हैं, जिनमें से पहली 3 किताबें 1590 में पब्लिश हुई और फिर इसमें 3 किताबें और शामिल की गईं और 1596 में 6 किताबें पब्लिश हुईं। स्पेंसर ने 12 किताबें लिखने का प्लान बनाया था, लेकिन वो 12 नहीं लिख सका था। उसने कंप्लीट 6 बुक्स लिखी और 7वीं किताब के हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, यानी 7th बुक के हमें सिर्फ 2 कैंटोज मिलते हैं। ये पोएम स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है, जो एडमंड स्पेंसर ने ये पोएम लिखते हुए ही इन्वेंट किया था। ये पोएम एलिजाबेथन एज में लिखी गई है, जब इंग्लैंड में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। ये एक एलिगरी है। एलिगरी एक ऐसी पोएम होती है जिसके डुअल मीनिंग्स होते हैं, यानी जिसके 2 तरह के मानी होते हैं। एक सरफेस मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है, यानी एक लिटरल मीनिंग होता है और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। इसमें हर कैरेक्टर और हर इवेंट किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी न किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा होता है। यहाँ तक कि इसकी सेटिंग भी किसी न किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये जो हिडन मीनिंग होता है, यानी जो डीपर मीनिंग होता है, ये मॉरल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है या फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह द फेरी क्वीन भी एक एलिगरी है, यानी इसके डुअल मीनिंग्स हैं। सरफेस लेवल पे तो ये एक स्टोरी है, लेकिन डीपर लेवल पे ये इंग्लैंड के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस इश्यूज को हाईलाइट करती है। इसका ये जो टाइटल है द फेरी क्वीन, ये क्वीन एलिजाबेथ को ही रिप्रेजेंट करता है। इस पोएम में जो क्वीन ग्लोरियाना है, ये क्वीन एलिजाबेथ को ही रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइम इंग्लैंड के क्या हालात थे, इंग्लैंड की क्या सिचुएशन थी। फिर हम बात करेंगे कि ये फेरी क्वीन किस तरह से एलिगरी है और इसका हिडन मीनिंग क्या है, यानी ये क्या मीनिंग कन्वे कर रही है। अर्ली 1500 में इंग्लैंड का राजा था हेनरी 8 और हेनरी 8 एक मेल हेयर चाहता था, यानी चाहता था कि उसका बेटा हो जो आने वाले टाइम में राजा बने, तख्त पर बैठे और वारिस बने। लेकिन इसकी शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एरागॉन से और इनकी तरफ एक बेटी हुई थी जिसका नाम था मैरी। अब हेनरी 8 नहीं चाहता था कि आने वाले टाइम में ये मैरी क्वीन बने, वो चाहता था कि उसका एक बेटा हो जो इंग्लैंड का राजा बने। इसलिए हेनरी 8 कैथरीन ऑफ एरागॉन से डिवोर्स चाहता था ताकि वो एन बोलेन से शादी कर सके, लेकिन पोप ने इनकार कर दिया और कहा कि हेनरी 8 ऐसा नहीं कर सकता। तो हेनरी 8 कैथोलिक चर्च से दूर हो गया। उसने कैथोलिक चर्च को मानने से इनकार किया और चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया, जहां वो खुद अपना डिवोर्स ग्रांट कर सके। अब हेनरी 8 के इस एक्शन से इंग्लैंड में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई, बहुत बड़ा शिफ्ट आया कैथोलिसिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ। यानी एक तरफ कैथोलिक्स थे, यानी कैथोलिक चर्च को मानने वाले, और दूसरी तरफ ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के लोग थे, यानी प्रोटेस्टेंट्स थे। अब चूंकि हेनरी 8 ने शादी कर ली थी, तो इसकी डेथ के बाद इसका बेटा एडवर्ड 6 इंग्लैंड का राजा बना। एडवर्ड 6 एक प्रोटेस्टेंट था, तो इसने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स किए, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही एडवर्ड 6 की डेथ हो गई। इसके बाद फिर मैरी तख्त पर बैठी, जो हेनरी की कैथोलिक डॉटर थी। मैरी ने कैथोलिसिज्म को रीस्टोर किया, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लीडर्स को सजा दी, उन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया। इस वजह से इसे ब्लडी मैरी भी कहते हैं। मैरी का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, यानी ये बहुत थोड़े अरसे के लिए इंग्लैंड की क्वीन रही, जल्द ही इसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इसकी हाफ सिस्टर इंग्लैंड की क्वीन बनी, जिसका नाम है एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ 1। इसी के नाम से इस टाइम पीरियड को भी एलिजाबेथन एज कहते हैं। एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन ये किसी भी तरह का वायलेंस नहीं चाहती थी। इंग्लैंड के आसपास के कंट्रीज यही उम्मीद कर रहे थे
کہ कैथोलिसिज्म को रीस्टोर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट हुई। अब जो हमारे राइटर हैं एडमंड स्पेंसर, ये भी एक प्रोटेस्टेंट थे और ये क्वीन एलिजाबेथ को बहुत सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्होंने ये एलिगरी लिखी और ये द फेरी क्वीन एलिजाबेथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इस पोएम में हर करेक्टर कुछ न कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ वर्चू को सिंबलाइज करते हैं और कुछ वाइस को, यानी कुछ अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ बुरी चीज़ों को। बुक 1 रिप्रेजेंट करती है हॉलीनेस को। इसमें एक नाइट की जर्नी है जिसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सिंबलाइज करता है हॉलीनेस को। इसका नाम रेड क्रॉस इसलिए है क्योंकि इसके पास एक शील्ड है, एक ढाल है, जिसके ऊपर रेड कलर का क्रिश्चियन क्रॉस बना हुआ है। रेड क्रॉस को क्वीन ग्लोरियाना यानी फेरी क्वीन ये हुक्म देती है कि ये लेडी ऊना को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि लेडी ऊना के माँ बाप खतरे में हैं। तो रेड क्रॉस जाए, उस ड्रैगन से लड़े, ड्रैगन को मार दे और ऊना के माँ बाप को बचा ले। लेडी ऊना रिप्रेजेंट करती है ट्रुथ और फेथ को। अब रेड क्रॉस अपनी जर्नी पे निकल जाता है। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इसे एक एरर मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है डिसेप्शन को। ये एरर आधा सांप जैसा था और आधा एक औरत की तरह था। रेड क्रॉस इससे लड़ता है, इसे मार देता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। फिर एक ओल्ड हर्मरिट इन्हें पनाह देता है, लेकिन ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक सॉर्सरर था, एक जादूगर था, जिसका नाम था आर्चिमागो। आर्चिमागो सिंबलाइज करता है फॉल्स रिलीजन और हिपोक्रेसी को। ये आर्चिमागो रेड क्रॉस और ऊना को सेपरेट कर देता है। ये रेड क्रॉस को कहता है कि ऊना अनफेथफुल है, तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, तुम्हें धोखा दे रही है। तो रेड क्रॉस ऊना को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर रेड क्रॉस को एक और जादूगरनी मिलती है जिसका नाम था डुएसा। डुएसा एक खूबसूरत लड़की के रूप में आकर रेड क्रॉस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर 3 सारासेंस थे, यानी 3 और लोग थे जो इन्हें मुश्किल में डालते हैं। इनके नाम थे सेंसफोए, सेंसलोए और सेंसजोए। ये तीनों रेड क्रॉस से लड़ाई करते हैं और ऊना को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग आर्थर आकर ऊना को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ रेड क्रॉस के पास मॉन्स्टर डेस्पेयर आ गया था, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आकर ऊना रेड क्रॉस को बचा लेती है। इस तरह ऊना और रेड क्रॉस दोबारा मिलते हैं। वो होली हाउस में जाते हैं जहां रेड क्रॉस रिकवर होता है। रेड क्रॉस रिपेंट करता है। डेम सीलिया उसकी हेल्प करती है। डेम सीलिया और उसकी 3 बेटियां रेड क्रॉस की हेल्प करती हैं। डेम सीलिया की 3 बेटियों के नाम थे फेजिलिया, सप्रेंजा और चेरिसा। फिर रिकवर होने के बाद रेड क्रॉस ड्रैगन से लड़ता है। 3 दिन तक ये बैटल चलती है और फाइनली रेड क्रॉस जीत जाता है और ऊना के पेरेंट्स को बचा लेता है। ऊना और रेड क्रॉस की शादी हो जाती है। रेड क्रॉस वापस चला जाता है ताकि फेरी क्वीन के ऑर्डर्स को पूरा कर सके। इस तरह ये एक एलिगोरिकल स्टोरी है जिसमें रेड क्रॉस सिंबलाइज करता है हॉलीनेस और क्रिश्चियन फेथ को, और दूसरी तरफ आर्चिमागो सिंबलाइज करता है हिपोक्रेसी और फॉल्स रिलीजन को। इन दोनों में लड़ाई होती है और एट द एंड हॉलीनेस यानी फेथ जीत जाता है। फिर बुक 2 रिप्रेजेंट करती है टेम्परेंस को। इसमें सर गायन की स्टोरी है। सर गायन सिंबलाइज करता है टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल को। सर गायन को फेरी क्वीन एक टास्क देती है, एक जर्नी पे भेजती है कि वो बावर ऑफ ब्लिस डिस्ट्रॉय कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। बावर ऑफ ब्लिस एक सिडक्टिव पैराडाइस है, एक गार्डन है जहाँ लोग गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अपना आप खो देते हैं और बुरी ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं। आर्केया नाम की एक जादूगरनी है, उसका ये गार्डन है। वो लोगों को अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करती है और फिर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो सर गायन इस बावर ऑफ ब्लिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ता है। इस सफ़र के शुरू में ही उसे एक मरती हुई औरत मिलती है जो बताती है कि आर्केया ने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की और फिर उसे मार दिया। ये बताते ही अमाविया की डेथ हो जाती है।
सर गायन अपना इरादा मजबूत कर लेता है कि वो हर हाल में अर्केया से बदला लेगा और इस बावर ऑफ ब्लिस को तबाह कर देगा। रास्ते में बहुत सारी फोर्सेस सर गायन को रोकने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट करती हैं, लेकिन सर गायन खुद पे कंट्रोल रखता है, टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल के साथ आगे बढ़ता है और बावर ऑफ ब्लिस को तबाह कर देता है। इस तरह ये भी एक एलिगोरिकल स्टोरी है जिसमें सर गायन रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस को और दूसरी तरफ एक्रेजा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी लोगों को सेड्यूस करती है। फिर बुक 3 रिप्रेजेंट करती है चेस्टिटी। इसमें एक फीमेल नाइट की स्टोरी है जिसका नाम है ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट सिंबलाइज करती है चेस्टिटी को। ये आर्थगल की तलाश में होती है। आर्थगल इसका फ्यूचर हस्बैंड है और नाइट ऑफ जस्टिस है। ब्रिटोमार्ट के रास्ते में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो अपनी प्योरिटी की हिफाजत करती है, अपनी चेस्टिटी को महफूज रखती है और सिर्फ अपनी चेस्टिटी की ही हिफाजत नहीं करती बल्कि दूसरों की भी मदद करती है। वो एमरोटा नाम की एक औरत की मदद करती है जिसे एक बुरा जादूगर तंग करता है। इस बुरे जादूगर का नाम है ब्यूजरेन। ये रिप्रेजेंट करता है लस्ट। ब्रिटोमार्ट एमरोटा को इस जादूगर से बचा लेती है और आखिर में वो एर्थगल से भी मिल जाती है। ये भी एक एलिगोरिकल स्टोरी है जिसमें एक तरफ चेस्टिटी है और दूसरी तरफ लस्ट, लेकिन आखिरकार चेस्टिटी की जीत होती है। फिर बुक 4 रिप्रेजेंट करती है फ्रेंडशिप। इसमें एक आदमी होता है कैम्बल। कैम्बल अपनी बहन की शादी किसी बहादुर आदमी से करना चाहता था। इसकी बहन का नाम था कैंसी। अब कैम्बल चाहता था कि इसकी बहन के लिए कोई बहादुर और काबिल आदमी मिले, इसलिए ये एक टूर्नामेंट रखता है और कहता है कि जो शख्स ये लड़ाई जीत जाएगा उससे मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। इस टूर्नामेंट में 3 बाई आते हैं जिनके नाम थे प्राइमंड, डायमंड और ट्राइमंड। कैम्बल इन तीनों से लड़ाई करता है, लेकिन प्राइमंड और डायमंड हार जाते हैं और मर जाते हैं। फिर ट्राइमंड आता है तो प्राइमंड और डायमंड दोनों की स्पिरिट्स ट्राइमंड में आ जाती है और ट्राइमंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ट्राइमंड बहुत बहादुरी से लड़ता है और कैम्बल का एतमाद जीत लेता है। कैम्बल अपनी बहन की शादी ट्राइमंड से करवा देता है और इस तरह ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर बुक 5 रिप्रेजेंट करती है जस्टिस। इस बुक में वही कैरेक्टर्स हैं जो बुक 3 में थे, यानी आर्थगल और ब्रिटोमार्ट। आर्थगल एक जर्नी पे निकलता है कि उसने मासूम लोगों को इंसाफ दिलाना है और बुराई के खिलाफ लड़ना है। रास्ते में वो रेडिगंड से मिलता है। रेडिगंड क्वीन ऑफ अमेज़न थी, एक नाइट थी, स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी। आर्थगल और रेडिगंड दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। आर्थगल हार जाता है तो रेडिगंड उसे डंजन में बंद कर देती है, यानी एक जेल में बंद कर देती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। आर्थगल के साथ उसका एक कंपेनियन भी था जिसका नाम था टेलस। टेलस इस लड़ाई से भाग जाता है और जाके ब्रिटोमार्ट को बताता है कि रेडिगंड ने आर्थगल को पकड़ लिया है। ब्रिटोमार्ट भी एक नाइट थी, एक बहादुर औरत थी। वो आती है, रेडिगंड से लड़ती है, रेडिगंड का सर काट देती है और जीत जाती है। इस तरह आर्थगल आज़ाद हो जाता है और दोबारा अपने मिशन पे निकलता है और एक मासूम औरत को इंसाफ दिलाता है जिसका नाम था इरीना। इरीना को एक जालिम आदमी ने पकड़ लिया था जिसका नाम था ग्रेंटोटो। आर्थगल और ग्रेंटोटो के दरमियान लड़ाई होती है और आर्थगल जीत जाता है। इस तरह ये भी एक एलिगोरिकल स्टोरी है जिसमें एक तरफ है जस्टिस और दूसरी तरफ है अनफेयर और क्रुअल्टी। फिर बुक 6 रिप्रेजेंट करती है कर्टेसी, यानी काइंडनेस और रिस्पेक्ट। इसमें फेरी क्वीन ऑर्डर देती है कि ब्लेटेंट बीस्ट को पकड़ा जाए। ब्लेटेंट बीस्ट एक मॉन्स्टर था जो नाइट्स और लेडीज के खिलाफ गलत बातें फैला रहा था और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा था। सर कैलिडोर इस मिशन पे निकलते हैं। सर कैलिडोर एक नोबल नाइट थे जो काइंडनेस और रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करते हैं। सर कैलिडोर इस ब्लेटेंट बीस्ट को पकड़ना चाहते थे जो अच्छे लोगों के खिलाफ गलत बातें फैला रहा था। इस जर्नी के दौरान वो शेफर्ड्स के एक ग्रुप से मिलते हैं जो बहुत सादा और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे।
کیلیڈور ان کو ایڈمائر کرتا ہے کہ یہ کتنی سمپل اور پیسفل زندگی گزار رہے ہیں اور جانوروں کے ساتھ خوش ہیں۔ یہاں کیلیڈور ایک شیفرڈ گرل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اپنی نائٹلی ڈیوٹیز گیو اپ کر کے اس لڑکی کے ساتھ سکون سے رہے گا۔ اس لڑکی کا نام تھا پیسٹریلا۔ کیلیڈور ایسا ہی کرتا ہے، وہ بہت سکون سے اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہاں بریگنز کا ایک گروپ آتا ہے، یعنی چوروں کا ایک گروپ آتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈاکو بہت سارے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، شیفرڈز کو مار دیتے ہیں اور پیسٹوریلا کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ کولیڈور دوبارہ سے نائٹ بن جاتا ہے، یعنی اپنے نائٹلی رول میں دوبارہ سے آ جاتا ہے، پیسٹوریلا کو ریسکیو کرتا ہے اور گاؤں کو ان ڈاکوؤں سے بچاتا ہے۔ ان سب کو بچانے کے بعد، ان کی زندگیاں محفوظ کرنے کے بعد، کیلیڈور سوچتا ہے کہ اسے اپنا مشن کنٹینیو رکھنا چاہیے، یعنی اسے بلیٹنٹ بیسٹ کو پکڑنا ہوگا۔ کیلیڈور بہت جلدی اس بلیٹنٹ بیسٹ کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کا منہ بند کر دیتا ہے تاکہ یہ مزید جھوٹ نہ پھیلا سکے۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بلیٹنٹ بیسٹ اب کنٹرول میں ہے، اب یہ مزید جھوٹ نہیں پھیلائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بلیٹنٹ بیسٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دوبارہ سے پوری دنیا میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ ویئرز یہ تھی بک 6۔ بک 7 کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے صرف کچھ فریگمنٹس ملتے ہیں، صرف 2 کینٹوز ملتے ہیں، یہ پوری بک نہیں ہے، اسے کمپلیٹ نہیں کیا گیا، کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اسپینسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں اس کا بہت تھوڑا حصہ ملتا ہے۔ ویئرز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔